हेलो फ्रेंड्स, हम हेलो एरेज की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन रखने वाले, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होने वाले। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक को हम ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। Haloarenes undergo the usual electrophilic reaction of the benzene. Rings such as halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction. तो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, जैसे कि हेलोजिनेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, वही रिएक्शन हेलोएरिन्स में भी होती है। हेलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटेड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो हेलोजन एटम होता है बेंजीन के ऊपर, वो थोड़ा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन फिर भी वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर बनेगा। Therefore, further substitution occurs at ortho and para position with respect to the halogen atom. तो जो आगे सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनता है या फिर आगे जो सब्सटीट्यूशन होगा वो हेलोजन एटम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होगा, क्योंकि हेलोजन थोड़ा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बन जाता है। द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन एटम can be easily understood if we consider the resonating structure of halobenzene as shown. तो हेलोजन एटम का जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है, यानी वो सब्सटीट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर कराता है, उसको समझने के लिए हम हेलोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक में भी देखी थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब की बार भी देखना है इसे हमें। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाया हुआ है, यानी हेलो एरेन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको पता है हेलोजन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स के ऊपर दिखाए गए हैं। और आपको पता है जो हेलोजन एटम होते हैं वो -I इफेक्ट शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन अगर हेलोजन एटम बेंजीन के ऊपर लगाया जाए तो वो -I से ज़्यादा +R इफेक्ट शो करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हेलोजन एटम बेंजीन के ऊपर लगाया गया है तो वो -I से ज़्यादा +R इफेक्ट शो करेंगे। +R का मतलब क्या है? +R का मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दूर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हेलोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यहाँ पर कंजुगेशन भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर एक गैप है, उसके बाद ये लोन पेयर्स। तो यहाँ पर पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंजुगेशन भी देखा गया है। तो इस कंजुगेशन की मदद से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये एक्स है हेलोजन एटम, वो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस पोजीशन पर डोनेट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर डोनेट किए, जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा तो इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी यहाँ पर 5 हो गई, क्योंकि इसने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो इस यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएंगे, तो इस वाले कार्बन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। तो जैसे ये सेकंड स्ट्रक्चर हमने बनाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस पोजीशन पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो डबल बॉन्ड दिखाया गया है ये गलती से यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ का ये जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, यानी वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब तीसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब इस वाले कार्बन पर 5 बॉन्ड हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, जो एक्स है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एज इट इज़ है। अब देखिए ये थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जो ये वाला ये इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था
वो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये थर्ड हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अब फोर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? फिर से वही हमें नेगेटिव चार्ज को आगे ले जाना है और जो अगला बॉन्ड है उसका नेगेटिव चार्ज उसको आगे खिसका देना है, शिफ्ट करा देना है। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर जो ये डबल बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा जैसा कि ये बना है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो इस वाले कार्बन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर हमें इससे अगली स्ट्रक्चर और बनानी है जिससे कि ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास फिर से आ जाए, तो वो भी मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से वो होगी। यहाँ पर अब क्या होगा, जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस से हेलोजन एटम के पास चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो एज इट इज़ ये वाले बॉन्ड तो एज इट इज़ थे, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ये वाले जो डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा था, ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्स के पास वापस से चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और एक्स के पास फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपने देखा जो पहली स्ट्रक्चर थी वही ऐसी हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की यहाँ पर पोजीशन है वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन दो स्ट्रक्चर को देखें, 2 या ये 3 स्ट्रक्चर हैं, इनको अगर आप देखें तो इनसे आपको ये रिएक्शन पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज की आवश्यकता होगी। आप देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ये हेलो एरीन्स हैं या बेंजीन रिंग है, इसमें कहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजिशन पर बढ़ रही है, एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पैरा पोजिशन पर बढ़ रही है। ये ऑर्थो पोजिशन, ये पैरा पोजिशन, ये भी यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने देखा हेलो एरीन्स में जो एक तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजिशन पर बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजिशन पर बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, या एक तो पैरा पोजिशन पर, दूसरा ऑर्थो पोजिशन पर। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें पता लग गया कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर प्रोडक्ट क्यों बनता है। ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन। तो रेजोनेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बढ़ रही है मेटा पोजिशन के मुकाबले, क्योंकि ये मेटा पोजिशन है, इनमें आप देख सकते हैं कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। फर्दर द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है। आपको पता है जो हेलोजन एटम है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो हेलोजन एटम के माइनस आई इफेक्ट के कारण हेलोजन एटम क्या करेगा, बेंजीन रिंग से कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वैसे तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में डोनेट करता है क्योंकि प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है माइनस आई इफेक्ट के मुकाबले, लेकिन हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट तो शो करता ही है वो। तो इस माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या करेगा, जो हेलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। As a result, the ring gets somewhat deactivated as compared to benzene, and hence the electrophilic substitution reaction in haloarenes occur slowly and require more drastic condition as compared to those in benzene. तो जब ये हेलोजन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इससे बेंजीन क्या हो जाएगी, कुछ कहीं ना कहीं तौर पर डीएक्टिवेट हो जाएगी। डीएक्टिवेशन का मतलब है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण हेलोजन एटम के जो बेंजीन रिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है, जो हेलो एरीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो प्योर बेंजीन के मुकाबले स्लो होती है। अगर हमारे पास प्योर बेंजीन होती, यहाँ पर कोई भी हेलोजन एटम जुड़ा हुआ नहीं होता, तब जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये फास्टर होती। लेकिन अब अभी हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इस हेलोजन एटम के कारण जो हेलो एरीज में जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका रेट स्लो हो जाता है।
और इन रिएक्शन को करने के लिए हेलोएरिन्स में थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है, थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो हमें पता क्या चला, अगर खाली बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगी। अगर बेंजीन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोएरिन्स है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी स्लोली होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन एटम है वो थोड़ा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने की कोशिश करेगा, जिससे बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है। अब हम ये रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी। इसमें हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ली, उसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराते हैं एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। इसका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, इसमें मैं आपको एक में समझा देता हूँ। हमारे पास Cl2 है, कुछ इस तरीके से होगा। तो एनहाइड्रस FeCl3 की मदद से क्या होगा, ये एनहाइड्रस FeCl3 क्या करेगा, इस Cl2 का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है जो Cl2 है वो बीच में इसका बॉन्ड टूटेगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोराइड के पास चले जाएंगे, दूसरे के पास उसकी कमी हो जाएगी। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। लेकिन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के पास चले जाते हैं, दूसरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये होगा। एनहाइड्रस FeCl3 की मदद से यहाँ से हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक क्लोराइड के पास चले जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जाकर जुड़ता है। तो अगर हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं उसमें आपको याद रखना है जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो Cl पॉजिटिव बनता है। अब ये Cl एक तो ऑर्थो पोजिशन पर जाकर जुड़ेगा, दूसरा पैरा पोजिशन पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है रेजोनेंस के कारण, जिससे हमारा एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये हमारा प्रोडक्ट है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, मेजर प्रोडक्ट है। ये हमारा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये माइनर प्रोडक्ट है। अब ये जो पैरा वाला प्रोडक्ट है जिस पर क्लोराइड पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा है, ये मेजर क्यों है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि क्लोराइड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और इसमें देखें, इसी में पैरा प्रोडक्ट वाले में यहाँ पर एक ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी बात करें माइनर प्रोडक्ट की, जहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट है, तो इसमें क्लोराइड एक दूसरे के पास है, तो यहाँ पर इनकी क्राउडिंग हो गई। इसका मतलब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्योंकि दोनों पास पास से क्राउडिंग है। तो यहाँ पर एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, दूसरा ये अनसिमेट्रिकल है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण और अनसिमेट्री के कारण ये जो होता है प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट होता है ऑर्थो वाला, और पैरा प्रोडक्ट सिमेट्रिकल भी होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है क्योंकि दूर दूर होते हैं, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है। दूसरा है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में हम हेलोएरिन्स की रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये याद रखना है, जहाँ पर भी हेलोएरिन दे दिया जाए HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया जाए, इसका मतलब वहाँ पर नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और आपको याद रखना है जो HNO3 होता है उसमें नाइट्रोनियम आयन यानी NO2 पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाकर जुड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा पहला माइनर प्रोडक्ट 1 क्लोरो, ये एक पहला पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट है 1,4। ये और मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है, बस NO2 बनेगा। इजी रिएक्शन है। अब अगला है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हेलोएरिन्स की रिएक्शन सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं और उसको हीट करते हैं। जहाँ पर भी सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 दे दिया जाए वहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो SO3H पॉजिटिव बनता है। ये आपको याद रखना है, इसमें हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पर ये सल्फर की तरफ से जुड़ेगा, तो SO3H
पॉजिटिव सल्फर की तरफ से जाकर जुड़ता है और ये जो SO3H है ये एक पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर एक पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा और हमारे ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इसमें बस आपको याद रखना है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, बाकी रिएक्शन आसान है। कंसनट्रेटेड H2SO4 दे दिया जाए, हीट का साइन, और ये हेलोएरिन दे दिया जाए, तो वहाँ पर सिर्फ सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। सल्फोनेशन में SO3H हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, माइनर प्रोडक्ट है। और अगला प्रोडक्ट बनेगा हमारा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका नाम भी आपको याद रखना है। अब ये दो रिएक्शन दी गई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो पहली है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोएरिन की रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसमें हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ कराई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस होना जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से ही इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो ये CH3 है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है, AlCl3 के साथ जाकर जुड़ जाता है और AlCl4 बना लेता है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में, CH3। तो ये CH3 एक तो ऑर्थो पोजीशन पर, दूसरा पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला माइनर प्रोडक्ट CH3 ऑर्थो पोजीशन पर, दूसरा पैरा पोजीशन पर बनेगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। इसका नाम होगा 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन, इसका नाम होगा 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन। तो आपको याद रखना है हेलोएरिन दी गई है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी। और इसमें बस आपको इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है CH3। अब अगली है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर एल्काइल हेलोएरिन्स की रिएक्शन हम कराते हैं एसाइल हैलाइड के साथ। इसमें जो ये CH3COO इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप ACYL, ये हमारा एसाइल ग्रुप होता है। तो हेलोएरिन्स की रिएक्शन जब भी हम एसाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे या एसाइल हैलाइड के साथ कराएंगे, जैसा यहाँ पर दिया गया है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराई एसाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ये बनेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो AlCl3 के साथ जाकर जुड़कर AlCl4 बना लेगा। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज COCH3। अब ये COCH3 क्या करेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर एक पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा कार्बन की तरफ से, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक कार्बन की तरफ से यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर ये जुड़ गया, यहाँ पर कार्बन है COCH3 ऑर्थो पोजीशन पर, दूसरा वो जुड़ गया COCH3 पैरा पोजीशन पर। अब इसका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहले का नाम है 2-क्लोरोएसिटोफिनोन। अगर ये हम निकाल दें तो ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है एसिटोफिनोन। तो यहाँ पर 1-2 दूसरी पोजीशन पर क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2-क्लोरोएसिटोफिनोन माइनर प्रोडक्ट। 4-क्लोरोएसिटोफिनोन, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 4-क्लोरोएसिटोफिनोन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है हेलोएरिन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो R होगा R पॉजिटिव, यानी यहाँ पर CH3 पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हेलोएरिन की रिएक्शन अगर एसाइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर जो एसाइल प्रोडक्ट होगा CH3CO, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होना जरूरी है, इसकी मदद से ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब ये हम एग्जाम्पल 10.9 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution reaction. Why?
जो क्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विंडोइंग ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऐसा क्यों है? वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। इसका कारण हमें बताना है। तो कारण यहाँ पर दिया गया है, क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीजेज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। जो क्लोरीन होता है, अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर जो क्लोरीन है वो रेजोनेंस शो करे, यानी वो ऐसी जगह पर जुड़ा हुआ है जहां पर कंजुगेशन हो सके, जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल हो सके, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप है। यहाँ पर जो हेलो एरिन्स होते हैं उसमें जो क्लोरीन होता है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल है। कॉन्जुगेशन आपको क्या कैसे होता है? कॉन्जुगेशन में पाई पाई कॉन्जुगेशन, यानी अल्टरनेट पोजीशन पर अगर पाई पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर अगर अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो वहाँ पर कॉन्जुगेशन यानी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आप यहाँ पर देखिए, पाई एक बॉन्ड छोड़कर पाई अल्टरनेट पोजीशन पर पाई पाई है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देखने की यह है, ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड छोड़कर लोन पेयर यानी अल्टरनेट पोजीशन पर पाई लोन पेयर कंजुगेशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड छोड़ा खाली है, फिर उसको छोड़कर यहाँ पर लोन पेयर, तो यहाँ पर पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन देखा गया है। यहाँ पर रेजोनेंस की स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो माइनस आई की तरह एक्ट नहीं करेगा। माइनस आई इफेक्ट वो बहुत ही कम शो करेगा। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, डोनेट करेगा। इसलिए ही वो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। यही इसका कारण है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो क्लोरीन है वो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा और उससे जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये जो यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर वो यहाँ से निकल जाएंगे और इस कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटायन बन गया, यहाँ पर ये क्या है, अगर क्लोरीन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो करे, यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बना है इलेक्ट्रोफाइल के अटैच होने के बाद। अगर इलेक्ट्रोफाइल के अटैच होने के बाद जो ये कार्बोकेटायन बना है ये क्या करे, इस कार्बोकेटायन से जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगे। यहाँ पर जो क्लोरीन है अगर वो माइनस आई इफेक्ट शो करने लगे तो कार्बोकेटायन यहाँ पर डीस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहले ही इस कार्बोकेटायन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, फिर जो क्लोराइड है यहाँ पर वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर क्लोरीन यहाँ पर क्या करे, माइनस आई इफेक्ट शो करने लगे तो कार्बोकेटायन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से क्लोराइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये और ज़्यादा डिस्टेबलाइज होता चला जाएगा। यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। और यहाँ पर अब अगली कंडीशन आप देखिए, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर मान लीजिए यहाँ पर जुड़ा, तो यहाँ पर ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ से डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे हटते हैं, रेजोनेंस के कारण, जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी। ये इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करता है, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। तो यहाँ से तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, हट गए, यानी क्या हुआ, यहाँ पर हमारा
जो ये कार्बोकेटायन है ये बन गया। अब अगर क्या करें, जो यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो प्लस आर इफेक्ट शो करने लगे, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने लगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। अब ये जो क्लोराइड है ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर देगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन हमारा बना इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के बाद, ये जो कार्बोकेटायन है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये क्लोराइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर रहा है, तो कार्बोकेटायन यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड इसे दे रहा है। अब क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे ही पैरा पोजीशन पर होता है, यहाँ पर ये रेजोनेंस के कारण ये बना कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पैरा पोजीशन पर जुड़ा, तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट कर देगा, कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन डिस्टेबलाइज, और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या, कार्बोकेटायन यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। तो यही कारण है कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनमें जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ना कि उनको अपनी तरफ खींचे, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तभी कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो पाएगा, वरना नहीं होगा। Through resonance, halogen tend to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para position. रेजोनेंस के कारण जो हेलोजन है वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देगा, और ये इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर देखा जा सकता है। द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड कॉजेज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल एंड दस कॉजेज नेट डीएक्टिवेशन। लेकिन ये भी बात है कि जो क्लोरीन है वो इंडक्टिव इफेक्ट उसका स्ट्रॉन्गर भी होता है रेजोनेंस के मुकाबले, तो वो क्या करता है, क्लोरीन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट फिर भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही बनते हैं। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट for the attack at ortho and para position and hence make the deactivation less for ortho and para attack। अभी क्या होगा, क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, डीएक्टिवेशन कोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या करेगा, वो इस इंडक्टिव इफेक्ट को अपोज करने की कोशिश करेगा, जिससे कि प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बन जाए और डीएक्टिवेशन थोड़ा कम हो जाए। रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो हेलो एरिस की जो रिएक्टिविटी है उसको इंडक्टिव इफेक्ट कंट्रोल करता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट रेट को स्लो कर देता है, लेकिन जो ओरिएंटेशन है उसको रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ही जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बनते हैं, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो कर देगा, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ पर बनेगा उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उसका रेजोनेंस ही बताएगा कि प्रोडक्ट कहाँ पर बनना है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर।